हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी डिसीजन चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइवर्सिटी एंड द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेंड्स, as you know, India is a rainbow nation having many diversities, and we also know that unity is achieved through diversity in India. Though there are many differences, but diversity is not the cause of disunity in India. Rather, diversity adds spice to the lives of people. In this chapter, we see how discrimination occurs in India. The first introduction of the book is started with the facts that some of the people are different from ours. Those who are teased, loved, and not included in the activity of the group. So many of them are hurt, angry, helpless, or sad because they have been treated with scorn. So why this is happening? This is our point of discussion. I should tell about the logical conclusion regarding inclusion of this chapter. For a civil servant, friends, as you know, a civil servant must know about the diversities of India as well as the unity of India. Besides, the discriminations which are being on the vogue in India should be known by the civil servant. Civil servants के लिए जानना जरूरी है कि भारत में जो भेदभाव क्यों हो रहा है, ये भेदभाव का कारण क्या है और उसे कैसे कम किया जा सकता है या कैसे मिटाया जा सकता है, वही हमारा चर्चा का विषय है। आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं, हियर इज ए दिव्यांग स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर एंड अदर्स आर ऑल्सो स्टैंडिंग। देयर इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. These differences create a rainbow nation in India, because in a garland, if a single type of flower is threaded, then the garland may not look beautiful, but different flowers make the garland a beautiful one. So how differences lead to the prejudice and diversity, how differences lead towards discrimination and prejudices, we should discuss about them. Friends, as you know, in India the differences are many, and India is such a variegated country with so many different things that you could be astonished by listening this. अगर आप सुनेंगे या जानेंगे भारत में कितने विविधताएं हैं, ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप लोगों को मालूम है, भारत में 8 प्रमुख धर्म है, जैसा कि हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी वगैरह। भारत में 1600 लैंग्वेज है, 1600 भाषाएं और 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स है। लेकिन हम ये जो विविधता है, ये विविधता को अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और जो लोग हमारे जैसे रहते हैं हम उनको लाइक करते हैं। तो जो लोग हमसे अलग है, हमको देखकर स्ट्रेंज लगता है, हम अनफैमिलियर हो जाते हैं उनके साथ। तो इससे शुरू होता है ये भेदभाव, इससे शुरू होता है समस्या, जो कि हमको यूनिटी करने में समस्या पैदा करता है। ये जो यूनिटी का बाधक क्या है, ये यूनिटी का बाधक है पूर्वाग्रह। ये पूर्वाग्रह को अंग्रेजी में भी स्टेरियोटाइप कहा जाता है। ये स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है कि अगर आपके मन में कोई बद्धमूल धारणा बन जाए, कोई रूढ़िबद्ध धारणा बन जाए किसी को लेकर, तो इसे हम कहते हैं स्टेरियोटाइप। जैसा कि गांव के लोगों के ऊपर कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं जो हम नहीं बदलते हैं। हमारा माइंड में ये घर बना के रह गया है कि भारत का 50% से ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं। गांव के लोग अपना स्वास्थ्य का रक्षा करने में ज्यादा केयर नहीं करते हैं। उनका अंधविश्वास और कुसंस्कार कुरीतियां ज्यादा है। गांव के लोग जो है पिछड़ा है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। गांव के लोग
जब फसल कटाई होता है या फसल का बुनवाई होता 12 से 14 घंटा तक खेत में काम करते हैं। और गांव के ज़्यादातर लोग शहर को माइग्रेट करके जाते हैं काम ढूंढने के लिए, उनका स्थानांतरण होता है। उसी प्रकार शहरी लोगों के ऊपर भी हमारा कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं। वो कैसा है कि शहर के लोग इजी लाइफस्टाइल में जीते हैं, वो लोग आलसी होते हैं, अच्छा नहीं होते हैं, वो परिवार के साथ कम समय बिताते हैं। शहर के लोग पैसे के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, वो लोगों का कोई ख्याल नहीं करते हैं। शहर में अपना जिंदगी गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चेलू है, और ज़्यादा पैसा घर भाड़ा और ट्रांसपोर्ट में जाता है। शहर के लोगों को हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो चालाक होते हैं तथा दुर्नीतिग्रस्त होते हैं। इससे जो विचारधाराएं, ये विचारधारा कतई 100% सही नहीं होता है, क्योंकि शहर के लोग भी अच्छे होते हैं और गांव के लोग भी मॉडर्न हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी को जानने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो विचारधारा शहर के लोगों या गांव के लोगों के ऊपर कुछ नेगेटिव विचारधारा बनते हैं। ये नेगेटिव विचारधारा बनने से क्या होता है कि हम जिनको लेजी, कॉनिंग और स्टिंगी जैसा सोचते हैं, ये हमारा पूर्वाग्रह को सूचित करता है, इसी के आधार पर भेदभाव होता है। तो इसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर्स पीपुल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। हम अगर कुछ लोगों को सोचे कि वो इन्फीरियर है, वो नेगेटिवली हम इनके बारे में सोचते हैं, तो उसे प्रेजुडाइज कहते हैं। मीन्स वी शुड नॉट थिंक इन ए प्रेजुडाइशल मैनर regarding people. We should see what is right and what is wrong, then we should form an opinion. But without that, if we just take up preconceived notions, मतलब अगर हम मन बना लें कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, तो इससे प्रेजुडाइज कहते हैं। प्रेजुडाइज ज्यादातर नेगेटिव विचारधारा कहलाता है। मतलब किसी के ऊपर अगर आपका नेगेटिव विचार है तो उसे प्रेजुडाइज कहा जाता है। जैसा कि हमारा कुछ प्रेजुडाइज मन में शुरुआत से है। अगर आपके सामने कोई हिंदी में 2 घंटा बात किया तो आप उसे ज्ञानी मानने के लिए इनकार कर देते हैं, लेकिन कोई अगर आपके सामने अंग्रेजी में 10 शब्द भी बोला तो आप सोचते हैं कि वो ज्ञानी है, बिकॉज इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज। ये विचारधारा प्रेजुडाइशल विचारधारा है, ये स्टेरियोटाइप है। दूसरे भाषाओं को हम कभी खराब नजर से नहीं देख सकते हैं, उनका वैल्यू को हम कभी डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। हम सब भाषा को समरूप देखना जरूरी होता है। तो सिर्फ भाषा नहीं, धर्म के विश्वास, व्यक्तियों के जो शरीर के रंग है वो भी है, और जो क्षेत्र से वो आए हुए हैं, वो कोई भाषा बोलते हैं, वो कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, ये सब हमारा प्रेजुडाइज का आधार बनता है। जब ऐसा होता है, हम दोस्त बनाने के लिए भी पीछे हटते हैं। हम वही लोगों के साथ दोस्ती बनाते हैं जो हम जैसा है, जो हमसे अलग है, उनके प्रति हमारा कुछ रूढ़िवादी विचार रहता है। ये रूढ़िबद्ध विचार हमको उनसे अलग कर देता है और हमारा प्रेजुडाइशल फीलिंग नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी में एक बड़ा बाधक है। अब चर्चा करते हैं ये स्टेरियोटाइप के ऊपर। जैसा कि अब हम चर्चा कर रहे थे प्रेजुडाइज के ऊपर और स्टेरियोटाइप के ऊपर, अब खास तौर पर स्टेरियोटाइप के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये स्टेरियोटाइप क्या है? ये स्टेरियोटाइप दोस्त ये है कि हम जो रूढ़िवादी विचार दूसरे के ऊपर रखते हैं, दूसरे के प्रति हमारा जो पूर्वाग्रह होता है, पूर्व योजित विचारधारा होता है, उससे ही हम कहते हैं क्या कि उससे ही हम कहते हैं स्टेरियोटाइप। जैसा कि यहाँ बालिका और बालकों को लेकर कुछ विचार हम फॉर्म कर सकते हैं या फॉर्म किया जा सकता है। किसके ऊपर ना, दे आर वेल बिहेव्ड, उनका व्यवहार अच्छा है, वो अच्छी तरह बात करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन और जेंटिल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नॉटी नटखट है, नाचने और पेंटिंग करने में माहिर, वो कभी भी नहीं रोते हैं, वो राउडी होते हैं,
खेलते हैं, वो खेलने में पारदर्शी है, वो रसोई करने में, खाना पकाने में अच्छा है, थोड़ा इमोशनल है। तो अगर बालक और बालिकाओं के बीच ये जो गुण है, ये गुण को हम अलग करें तो दे आर वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड मतलब हम बालिकाओं को वेल बिहेव्ड कैटेगरी में हम गर्ल को ले सकते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटिल गर्ल को ले सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बॉय को ले सकते हैं, नॉटी बॉय को ले सकते हैं, गुड एट डांस एंड पेंटिंग गर्ल को ले सकते हैं, कभी भी नहीं रोते हैं बॉय को लेते हैं, राउडी बॉय को लेते हैं, गुड एट स्पोर्ट बॉय को लेते हैं, और गुड एट कुकिंग गर्ल को लेते हैं, इमोशनल गर्ल को लेते हैं। मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि हम अपना मन बना लिए हैं। हम किसी को अच्छा बोलते हैं या किसी को मजबूत बोलते हैं, ये सब हमारा मन में पूर्वाग्रह है। ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप। ये स्टेरियोटाइप हमारा मन में घर बना के रह रहा है, हम इससे अपना माइंड में फिक्स कर दिए हैं, जो कि स्टेरियोटाइप जाकर आगे प्रिजुडाइस बनता है, और प्रिजुडाइस जाके आगे डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है। ये भेदभाव राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति एक आपदा के स्वरूप होता है। तो इसी चैप्टर पढ़ने के बाद आपके मन में अगर कोई पूर्वाग्रह है, कोई रूढ़िवादी विचार है, तो ये दूर हो जाएगा, जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, ये जो फिजिकली हैंडीकैप बॉयज एंड गर्ल्स है, उनको देखते हुए समाज में उनके नाम से पहले लगाया जाता था डिजेबल्ड, मतलब शारीरिक अक्षम। ये शारीरिक अक्षम बोलने से जो शारीरिक अक्षम है वो मानसिक अक्षम नहीं है। ये जो लड़की है वो एक अच्छा चित्रकारी का कला प्रदर्शित कर रही है, लेकिन उसका मन में क्या विचार है? जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर ओबली पीपुल थिंक माई माइंड इज ओबली टू। जो कि मेरा पैर जो है वो खराब है, मेरा माइंड भी खराब है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो उनके मन में ऐसा विचार ना आए, इसलिए हमको प्रयास करना पड़े। इसलिए अब ये जो फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन को अभी कहा जाता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अभी उनका नाम दिव्यांग हो गया। दिव्यांग का मतलब जो स्पेशल नीड चाहते हैं, जो स्पेशल जरूरतें उनका है, उनको ऐसे नाम से बुलाया जाता है, दिव्यांग नाम से, ताकि उनका तौहीन ना हो, उनका अपमान ना हो। तो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे स्टेरियोटाइप के बारे में। व्हाट इज स्टेरियोटाइप? द डेफिनेशन ऑफ स्टेरियोटाइप इज दैट व्हेन वी फिक्स पीपुल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप। जब हम लोगों को एक इमेज में बांध देते हैं तो उसे स्टेरियोटाइप कहा जाता है। कैसे कहा जाता है ना? व्हेन पीपुल से दैट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजियन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जब कोई व्यक्ति कोई देश का हो या कोई धर्म का हो या कोई लिंग का हो या कोई रेस का हो, कोई अर्थनीतिक बैकग्राउंड का हो, उनको अगर हम बोलते हैं कि ये स्टिंगी है, ये कंजूस है, ये आलसी है, ये क्रिमिनल है, ये डॉम्ब है, मतलब कोई बोलता नहीं है, इसको हम स्टेरियोटाइप कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो दानी लोग या लोभी लोग, कृपण लोग, ये सब जगह पर रहते हैं। एक धर्म का लोग कृपण होंगे या दानी होंगे, इसके ऊपर कोई लॉजिकल रीजन नहीं, उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं, लेकिन हम ऐसा ही सोचते हैं। इसीलिए ये स्टेरियोटाइप के द्वारा क्या होता है कि ना, स्टेरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल with his or her own special qualities and skills that are different from others। कहने का मतलब होता है हम व्यक्ति की जो विविधता है उससे ना देखते हुए, उससे नजरअंदाज करते हुए, हम स्टेरियोटाइप के द्वारा क्या करते हैं, अपना दिमागी जो विचार है उसको भी संकुचित कर देते हैं, उसे भी कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हम लोगों को अलग अलग स्थिति में या अलग अलग क्षेत्र में उनमें जो विविधताएं हैं उनको देखने के लिए राजी नहीं होते हैं, बल्कि हम सोचते हैं कि ये लोग अलग है, ये लोग बुरे हैं, ये लोग अच्छे हैं, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए।
अभी आता है जो सब कैप्शन है, वो है इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन इक्वालिटी का मतलब असमानताएं और डिस्क्रिमिनेशन के मतलब होता है भेदभाव। ये जो भेदभाव है ये प्रेजुडाइज से, प्रेजुडाइज नेगेटिव फीलिंग है, और डिस्क्रिमिनेशन पूरा भेदभाव करता है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स, कब होता है डिस्क्रिमिनेशन ना, व्हेन पीपुल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस और स्टेरियोटाइप्स। जब लोग अपने पूर्वाग्रह या अपना जो नेगेटिव विचार से ग्रसित होकर दूसरे लोगों के प्रति अलग व्यवहार करते हैं, खराब व्यवहार करते हैं, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपुल डाउन, अगर लोगों को आप नीचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज, कोई काम करने में किसी में भागीदारी होने के लिए अगर आप उन्हें रोकते हैं, कोई जॉब करने के लिए रोकते हैं, या उनके जिंदगी जीने के लिए आप एक बाधक बन के खड़े होते हैं, गांव की या बस्ती की, मोहल्ले की कुआं या नलकुआ से पानी लेने के लिए मना करते हैं, या चाय पीने के लिए जो पात्र में आप चाय पीते हैं उनको वही कप या ग्लास में चाय पीने के लिए मना करते हैं, तो आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन विभिन्न कारणों से होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस ये है कि प्रथम है लैंग्वेज, दूसरा है धर्म, तीसरा रिजियन, चौथा सेक्स और लिंग या जेंडर। तो ये सब जो कारक है ये डिस्क्रिमिनेशन का शुरुआत करता है, और धीरे धीरे ये डिस्क्रिमिनेशन एक से दूसरे कारक को ट्रांसफर होता रहता है। मतलब जो अपने लैंग्वेज नहीं बोलता है हम उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो अपना धर्म का नहीं होता है वो खराब होता है। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं ये हमारा धर्म का, तो ये ईश्वर का संतान है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये विधर्मी है। इसी प्रकार का विचारधारा लोग ग्रहण करते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करने में मदद करता है। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने समीर 1 और समीर 2 के बारे में जाने थे। इसमें आप लोग जानते हैं कि समीर 1 और समीर 2 में धर्म का तो अंतर था, लेकिन धर्म का, शिक्षा का ये अंतर होने के साथ साथ भी अर्थनैतिक अंतर भी था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का अंतर था। समीर 2 जो कि न्यूज़पेपर बेचता था वो गरीब था, और समीर 1 पढ़ाई कर पाता था, उसके पास पैसा था। तो ये जो पैसा का ना होना गरीबी कहा जाता है, और पैसा का ना होने से असमानताएं पैदा होते हैं। असमानता और जो विविधता, उनमें एक मौलिक अंतर है। विविधता एक अंतर है, या विविधता बहुत सारे अंतरों का समाहार है, जिनमें आदमी का ऐसे कुछ सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर असमानताएं होता है तो आदमी का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो घटता जाता है, वो खराब सोचता है। मतलब जो आदमी का गरीब होना बहुत सारे सुविधा या अवसर को प्राप्त करने में उसके सामने बाधक होकर खड़ा होता है। एक उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपके मन में जो सवाल उठते हैं उसका हल हो जाए। पहला चीज ये है कि पहले लोग सोचते थे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना बालिकाओं के शिक्षा के लिए ज्यादा मनोयोगी नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं, और मुस्लिम लोग ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, बालिकाओं को स्कूल भेजने में वो लाइक नहीं करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि उनका गरीबी जो है वो शिक्षा ग्रहण में प्रमुख बाधक बना, इसीलिए उन्होंने बालिकाओं के शिक्षा के लिए ज्यादा जोर नहीं दिए। लेकिन बाद में ये देखा गया केरला, जहां पर बालिकाओं की संख्या भी ज्यादा है और मुस्लिम लोगों का भी काफी तादाद में संख्या है, वह सरकार ने वहां क्या की कि वहां पर स्कूल की व्यवस्था की और हर गांव में स्कूल हो गया। स्कूल आर दी हैंड्स रीच ऑफ एवरी स्टूडेंट। सो देखा गया कि बच्चे स्कूल आने लगे, और स्कूल में क्या हुआ कि महिलाओं को टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। इसका जो असर अच्छा पड़ा, बहुत सारे गरीब घराने की मुस्लिम बालिकाएं स्कूल आने लगे,
और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ता गया। आज भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला में है। तो अगर हम पूर्वाग्रह के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो हम अपना माइंड में मना लेंगे ये विचार कि मुस्लिम लोग अपना बालिकाओं को पढ़ने के लिए राजी नहीं होते हैं, वो स्कूल भेजने के लिए कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि वो चाहते हैं, उनका गरीब उनका रास्ते में बाधक है। जो पॉवर्टी उनका है, ये पॉवर्टी इज द मेन प्रॉब्लम फॉर व्हिच द मुस्लिम पीपुल डू नॉट एबल टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। लेकिन स्टेरियोटाइप के अंतर्गत अगर हम प्रभावित हो तो हमारे मन में ये जो रूढ़िवादी विचार रह जाता है कि मुस्लिम लोग बालिकाओं को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार हम स्टेरियोटाइप और प्रिजुडाइज से निकलकर लॉजिकली जुडिशियसली सोचना पड़ेगा हमको कि ये घटना का, ये समस्या का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। आप जानते हैं कि जो आदमी गरीब होता है, जैसा कि हम असमानता की बात करते थे समीर एक समीर दो का, ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का एक प्रमुख बेस है पॉवर्टी। पॉवर्टी मुस्लिम लोगों को भी अपना बालिकाओं को स्कूल भेजने में समस्या पैदा कर रहा था। उसी प्रकार ये जो गरीबी है, ये गरीबी के कारण क्या होता है कि एक गरीब जो सर्वनिम्न सुविधाएं या आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने में असमर्थ होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार कहाँ कहाँ बनता है। ऑफिस में बनता है, हॉस्पिटल में बनता है, स्कूल में बनता है, उसे खराब व्यवहार किया जाता है। कारण क्या है ना? कारण है कि वो गरीब है, ही इज पुअर, सो ही इज डिस्क्रिमिनेटेड। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के कारण समस्या पैदा होता है और हमारा समाज में जो समरूप विकास होने में बाधा पैदा होता है। गरीब के साथ साथ दूसरा जो कारण है जो कि असमानता पैदा करता है, इसका कारण यह है कि जो ट्राइबल लोग हैं, कुछ धार्मिक वर्ग है और कुछ विशेष क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, यहाँ तक कि एक ही धर्म में लोगों के बीच जो असमानताएं पैदा होता है उसका कारण है हमारा हिंदुइज्म में। फॉर द एग्जाम्पल, हमारा हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम भी असमानताएं पैदा करता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे एक उदाहरण जो कि एक मशहूर भारतीय जिनको अपना बचपन में भेदभाव का सामना करना पड़ा था, उनका जो ऑटोबायोग्राफी से कुछ चीज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति असमानताओं का शिकार होता है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है, तो उससे कभी भी ये अच्छा नहीं लगता है। हमारा हिंदू समाज में खास तौर पर जो लोग क्लीनिंग का काम करते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं, चूल का कटाई करते हैं या मैला को उठाते हैं, ये बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम करना ये छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन हम इसे सोच रहे हैं कि ये काम करने वाले लोग इम्प्योर होते हैं या डाटी होते हैं। ये काम को हमारा जात व्यवस्था में सबसे नीचा औहदे प्राप्त है। इसी कारण कास्ट लैडर जो है, हमारा जो जात की सीढ़ी है, उनको सबसे नीचे रखा गया है और उन्हें हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन का जो सबसे भयंकर रूप है वो है अनटचेबिलिटी। इसे हम अस्पृश्यता कहते हैं। ये अस्पृश्यता का शिकार भारत के एक मशहूर व्यक्ति जो कि संविधान का जनक माने जाते हैं, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। वो अपना बचपन में ऐसे असमानताओं का सामना किए थे। जो असमानता का सामना उन्होंने किए थे उसी के बारे में वह अपना विचार व्यक्त किए हुए हैं अपना ऑटोबायोग्राफी में। तो ये जो अनटचेबल है उनको लोग स्पर्श नहीं करते हैं, उनको छूने में लोग अछूत बन जाते हैं, उनको नहाना पड़ता है। तो मंदिर में उनका प्रवेश नहीं है, गांव की जो कुआं है वहां से वो पानी नहीं ले सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और जो छोटे जात के जो बच्चे वो बड़े जात के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा
पहले समस्या था भारत में, खासतौर पर पराधीन भारत में ये समस्या बहुत गंभीर रूप से था। तो इसी को लेकर आम्बेडकर ने अपना बचपन का जो एक्सपीरियंस है उसका ब्यौरा दिया। जब उनको 9 साल हुआ था 1901 में, उन्होंने अपने पिताजी के पास कोरेगांव जाने के लिए ट्रेन में सफर करके गए। जाकर ट्रेन से उतरे वो और उनके भाई लोग। वहां उनके पिताजी अपना नौकर को भेजना था या उनका पिताजी खुद आने की संभावना था, लेकिन वो नहीं आए कि अपना नौकर को नहीं भेजे। स्टेशन मास्टर उन्हें पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, उन्होंने बोले कि हम कोरेगांव जाएंगे। और इसी बीच स्टेशन मास्टर का मन में विचार आया कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं, इसीलिए उनके साथ वो अच्छा सुलूक कर रहा था। लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने उनके जात के बारे में पूछा, बिना कोई हिचकिचा के, मतलब क्लियरली आम्बेडकर ने बोले कि वह महार है और महार जाति महाराष्ट्र में अनटचेबल माने जाते हैं। इसके बाद जो स्टेशन मास्टर है वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया, उसका मुंह जो है वो परिवर्तित हो गया और वो पीछे हटने जैसा प्रतीत हुआ। और ये बच्चे ऐसे खड़े रहे स्टेशन पे। और कुछ समय के बाद वो फिर आधा घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आया और बुलो काट करके, मतलब बैलगाड़ी में कोरेगांव जाने के लिए जो गाड़ी वालाओं को बोला गया, वो गाड़ी वाले भी राजी नहीं हुए। बहुत सारे गाड़ी वाले थे, किंतु महार बच्चों को अपना गाड़ी में लेकर सफर करने के बाद वो पॉल्यूट हो जाएंगे, मतलब वो भी अपवित्र हो जाएंगे, ऐसे विचार से वो भी पीछे हटने लगे। और ये बच्चे उनको डबल फेयर देने के लिए भी राजी हुए थे, लेकिन बावजूद इसके राजी नहीं हुए गाड़ी वाले ने, और वो देखते रहे, वो इंतजार करते रहे। तो आम्बेडकर, जो कि भारत के संविधान का जनक माने जाते हैं और डिप्रेस्ड क्लास लोगों के लिए उन्होंने अच्छा खासा काम किया, उनका स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक चीज बताया कि शिक्षा के द्वारा ये असमानता को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने वकालत की शिक्षा लिया था, इकोनॉमिक्स का शिक्षा लिया था। बहुत सारे शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर भी हिंदू फोल्ड में उनका मन खराब हो गया, क्योंकि ये जो छुआछूत जात पात की व्यवस्था, असमानताओं की व्यवस्था, अंत तक उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, मतलब धर्म परिवर्तन कर दिया। क्योंकि हिंदू धर्म में उनका ये जो छुआछूत व्यवस्था है, जो जात पात व्यवस्था है, जो बड़े छोटे का जो अंतर है, उसे उनका जो दिमाग में ये चीज रहा कि हिंदू धर्म में अभी कभी भी सुधार नहीं आ सकता है। अतः उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने दलित लोगों को ये शिक्षा दिया कि दलित लोग अपना जो समाज में समरूप स्थान पाने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। सबके लिए समरूप अधिकार प्राप्त करने में निरंतर आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि आप अपना स्थान, समरूप स्थान समाज में प्राप्त कर सके। उन्होंने जात पात के खिलाफ संघर्ष का एक प्रतीक बन गए थे। तो इक्वालिटी मस्ट बी अचीव्ड irrespective of the caste differences. This system of untouchability should go away. Thus, Ambedkar formulated the fundamental rights in which, under rights to equality, under Article 17, there is a provision that untouchability would be treated as a crime. एंड उसको सपोर्ट करते हुए 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और 1989 में एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं कास्ट एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट संसद के द्वारा पारित हुए। मतलब भारत को एक समरूप समाज बनाने के लिए ये एक अच्छा प्रयास था। ब्रिटिश शासन काल में जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाए थे, आंदोलन किया था, वह आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में इक्वालिटी प्राप्त करने में। दलित, महिला, ट्राइबल और जो किसान है, वो असमानताओं के खिलाफ लड़ते रहे और उनके जिंदगी में बेहतर स्थिति लाने के लिए वो प्रयास करते रहे। और दलित लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज किए, एकजुट हुए, ताकि वो मंदिर प्रवेश कर सके,
टेम्पल एंट्री मूवमेंट खुद आम्बेडकर ने भी शुरुआत किया था, और महिला लोग भी आंदोलन में शामिल हुए थे स्वतंत्रता के संग्राम में। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी बोलते थे कि दी वुमेन शुड टेक केयर ऑफ देयर होम एंड हियर्थ, मतलब महिलाओं ने अपना घर और अपना चूल्हा चक्की को संभालते रहना। लेकिन फिर भी बहुत संख्या में महिला आंदोलन में भाग लिया। किसानों का कई सारे आंदोलन हुआ, और ट्राइबल लोग जैसा कि बिरसा मुंडा वगैरह, और जो बस्तर आंदोलन, वर्ली आंदोलन, वही सब आंदोलन भी हुआ। मनी लेंडर के खिलाफ, डिकू या आउटसाइडर के खिलाफ ये ट्राइबल लोगों ने भी आंदोलन किया। ये आंदोलन का नतीजा अच्छा हुआ था, क्योंकि समाज में जितने पैमाने पर असमानताएं थे, धीरे धीरे वो कम होता गया। स्वतंत्रता के पश्चात हमारा भारत के जो संविधान है, जो कि भारत का सुप्रीम लॉज ऑफ द लैंड है, उसमें भी प्रावधान रहा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। हमारा फंडामेंटल्स राइट्स के अंतर्गत राइट्स टू इक्वालिटी जो है, ये सब नागरिकों को उपलब्ध है। इसमें द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसा बताया गया है। और सब नागरिकों को, चाहे कोई भी जात पात का हो, या कोई भी धर्म का हो, या कोई भी लीग का हो, या कोई भी स्थान का हो, वो सब जगह पर जा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस जो है, पार्क है, रेस्टोरेंट है, होटल है, पब्लिक वेल है, वहां से वो जो जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि हमारा संविधान जो है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो कि जो समाज में शोषित, दलित, निष्पेषित लोगों के लिए एक सहारा बन गया है। ये हमारा भारत के लोगों को समरूप बनाने के लिए कोशिश करता है, और धारा 70 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को भी हटाया गया है। महात्मा गांधी खुद भी बोलते थे, अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम एगेंस्ट मैन एंड गॉड। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन को भारत से हटाने के बाद भारत आगे जा सकता है। अब भारत काफी अग्रगति कर चुका है, क्योंकि ये जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, और सरकार के द्वारा और राष्ट्र के द्वारा अब ये व्यवस्था किया गया है, संविधान के जो मैंडेट है, मैंडेट के द्वारा अनटचेबिलिटी इज नाउ ए क्राइम एंड अबोलिश्ड बाय द लॉ। लोग अपना काम को खुद चयन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी जो है, अंडर आर्टिकल 16 राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सब लोग काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी दिया गया है निर्देश, किसी में दिया गया है ना, डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि वो गरीब लोगों का या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनका हित का ख्याल करे। तो इसी प्रकार हमारा संविधान में एक डाइवर्स सोसाइटी में किस प्रकार इक्वालिटी इंश्योर किया जा सके, मतलब समानता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सके, उसके अंतर्गत काम करता है। और सब लोगों को अपने अपने धर्म को अनुपालन करने के लिए भी अधिकार है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और लोग अपना भाषा का सुरक्षा कर सकते हैं, जो माइनॉरिटी है अपना भाषा का सुरक्षा कर सकते हैं, वो अपने अपने त्योहार है उसे मना सकते हैं, और अपने विचार को मुक्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी एक ऐसा भाषा किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते हैं। भारत में अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, क्षेत्रीय भाषा को भी गुरुत्व दिया गया है। तो ये भी कहा गया है कि हर धर्म के प्रति सरकार का जो रुख है वो समान रुख होगा। तो इसी प्रकार ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे नकारने के लिए काफी हद तक हमारा स्वतंत्र भारत में और संविधान के मैंडेट के अंतर्गत प्रयास किया जा चुका है, जो कि हमारा भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाएंगे। और हमारा भारत में राष्ट्र धर्म कुछ नहीं है, हमारा भारत में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट माइनस रिलीजन। स्टेट माइनस रिलीजन का मतलब राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। धर्म नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार है। नागरिक चाहे कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। द स्टेट हैज नो
रिलीजियन ऑफ इट और द स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, ये सेकुलरिज्म का वास्तविक अर्थ होता है। और भारत में सेकुलरिज्म नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। आज यू नो पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म का अर्थ है अगर जात के नाम पर, अगर धर्म के नाम पर या गुट के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई भी शोषण हो, कोई भी असमानताएं हो, तो सरकार उसी में हस्तक्षेप कर सकता है। हमारा जो हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम समानताओं के प्रति एक बाधक है, समानता हासिल करने में एक बाधक है। तो उसे कम करने के लिए या उसे नकारने के लिए अनटचेबिलिटी को हटाया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी व्यवस्था था, जात पात छुआछूत का व्यवस्था था। तो इसी प्रकार हमारा स्वतंत्र भारत की संविधान निर्माताओं ने कोशिश किया कि भारत को किस प्रकार एक समरूप समाज बनाए ताकि वो इंद्रधनुष जैसे राष्ट्र बन के दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षर में लिपिबद्ध करे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को हमको हटाना पड़ेगा, इसके बाद हमारा नागरिकों का अच्छा हो सकता है। तो ये जो इक्वालिटी और जस्टिस जो दिया गया है, नागरिकों को न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और अर्थनैतिक न्याय हमारा संविधान की जो उद्देशिका में लिपिबद्ध है। साथ ही साथ स्वाधिकार भी है, स्वतंत्रता है और समानताएं है और भातृत्व है। इसके द्वारा भारत के समाज आगे अग्रगति कर सकेगा, आगे जा पाएगा, डेवलप कर पाएगा। तो ये हमारा एक प्रमुख उपलब्धि है कि हम भारत में काफी हद तक ये असमानता, प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप को खत्म करने में समर्थ हो पाए हैं। आगे जाकर हम और भी समर्थ बन जाएंगे ताकि भारत एक इगालिटेरियन सोसाइटी हो जाएगा। क्या होगा ना, इगालिटेरियन सोसाइटी, समरूप समाज बन पाएगा भारत। ये हमारा उपलब्धि है। तो फ्रेंड्स, नाउ आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर let me explain you the synopsis of this chapter, diversity and discrimination, by explaining you the basis of inequality as well as prejudices। इसमें पेसिमिज्म है, नकारात्मक विचारधारा, इसमें डाइवर्सिटी के साथ प्रिजुडाइस कैसे गया है कि ये स्टेरियोटाइप के द्वारा डाइवर्सिटी के साथ प्रिजुडाइस कैसे मिला हुआ है ना। इसमें स्टेरियोटाइप है रूढ़िवादी विचार, डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव, असमानता है इनइक्वालिटी, और प्रिवेंशन ऑफ पीपुल टू लीड नॉर्मल लाइफ, ये लोगों को आम जिंदगी या अच्छा जिंदगी जीने में रोक रहा है। और इसमें आम्बेडकर का स्टोरी के द्वारा असमानताओं का एक जो बेस है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, और कास्ट के द्वारा कैसे इनइक्वालिटी व्याप्त होता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और उसमें जो पेसिमिज्म मतलब जो नेगेटिव विचारधाराएं कैसे बना है, और उससे नकारने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए जो ऑप्टिमिज्म या जो जुक्तात्मक विचारधाराएं हैं, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमको लेना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंजक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है सब लोगों को समान, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। धारा 70 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता है उसे निवारण किया गया है, उसे हटाया गया है। सिविल राइट्स एक्ट बना है 1955 में, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 में, और राइट्स टू फ्रीडम है, नागरिक का अपना स्वतंत्रता है। राइट्स एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और हमारा रिलीजियस फ्रीडम है। अगर ये अधिकार हमको नहीं मिलता है जो संविधान में दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, हमको क्या करना पड़ेगा ना, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। ये रिमेडीज के अंतर्गत हमको पदक्षेप ग्रहण करना पड़ेगा। हमको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर सीधा अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कानूनी संघर्ष। वी शुड स्ट्राइव टू गेट इक्वालिटी थ्रू लीगल मीन्स बाय सीकिंग द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसी प्रकार हम स्वतंत्र भारत में हमारा संविधान के द्वारा दिया हुआ जो मौलिक अधिकार है उसे प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं। तो हमारा डाइवर्सिटी हमारा शक्ति होना चाहिए, ये हमारा दुर्बलता नहीं होना चाहिए। और नाउ द रिकैपिचुलेटेड क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन
Friends, the first question is how many languages are spoken in India? More than 1600 is the answer. Next question is what does this mean? Judge other people negatively or see them as inferior. It is called as a prejudice. How can we be prejudiced about many things? We can be prejudiced regarding the religious belief of the people, the color of the people, in the region they come from. All of these is the answer. What does crying mean? Crying is a sign of weakness, normally taken for the girls as granted, but if a boy cries, then it is as a sign of. What term do we use for disabled persons? Now we are used challenged person, now Divyang also. Now what happens when people act on their prejudice or stereotypes? At that time, discrimination occurs when we act or when people act on their. What is a common stereotype about Muslims? There is a common stereotype that the Muslims do not have interest to educate their girls. So the first option is that they are not interested in educating. Next question, in which state of India is there less distance between home and school? Kerala. Next question, the people of lower caste were not allowed to enter the temple. Sit with upper caste childs in school, take water from the village well. So the answer is all of the. Who drafted the Constitution of India? Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the. So it A is the right answer. Thank you, friends, very much. I request you to subscribe my channel and share with your friends so that I could be motivated to produce more and more videos. Thanking you very much. Thank you.